नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका विदाधी में। मेरा नाम है आर्यन और आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 2 पे। चैप्टर है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोगों को बेसिकली 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला है स्फेरिकल मिरर, जिसकी आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, देखेंगे ये क्या होता है, कैसे बनता है, और फिर हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। स्फेरिकल मिरर्स, ये होता क्या है? स्फेरिकल मिरर्स होता क्या है? नाम में स्फेरिकल है, इसका मतलब जाहिर सी बात है स्फीयर से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक, अब देखो स्फेरिकल मिरर जो होता है ना, वो बेसिकली किसी स्फीयर का एक पार्ट होता है। ठीक, वो एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास एक बॉल है, कोई स्फीयर आ गया, ठीक है, उसको तुम 2 पार्ट में कट कर दो। जरूरी नहीं बीच से ही करो, कहीं से भी, साइड से भी कर सकते हो। उसको 2 पार्ट में कट कर दो। ठीक, तो 2 पार्ट में कट करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस टाइप का बन जाएगा। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अब दोनों में से किसी एक को तुम ले सकते हो। हम इसको ले रहे हैं। ठीक, इसको उठाए और हम यहाँ ला करके रख दिए, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ये जो तुम्हारे पास हिस्सा रहा ना स्फीयर का, इसका 2 सरफेस है। एक उठा हुआ सरफेस जो इस आदमी को दिख रहा होगा, यानी उल्टे कटोरे जैसा, कटोरा को उल्टा करके रख दोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, उठा हुआ सरफेस। और एक दूसरा सरफेस होगा जो थोड़ा धंसा हुआ होगा, गड्ढा टाइप का, यानी जो सीधा कटोरा है उसका सरफेस। तो वो दिखेगा किसको? इसको। अब देखो, ये जो तुम्हारे पास स्फीयर का टुकड़ा था उसका 2 सरफेस हो गया। ठीक, तो जो उठा हुआ सरफेस है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। यानी ये आदमी जो सरफेस देख रहा है वो है सरफेस कौन सा? कॉन्वेक्स सरफेस। और ये आदमी जो सरफेस देख रहा है वो सरफेस कौन सा है? कॉनकेव सरफेस। केव मतलब गुफा। ठीक है, गुफा कैसा होता है? अंदर की तरफ रहता है ना, तो वैसा ही ये भी तो है, अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो ऐसे याद कर सकते हो इसको, कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। यानी कोई भी हमारे पास स्फीयर का जो टुकड़ा होगा उसका 2 सरफेस होता है, एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव। अब देखो, दोनों में से कोई एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और कोई एक सरफेस रफ सरफेस होगा। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर मान लो हमारा ये वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो इस पर लाइट पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया तो अंदर लाइट पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, दोनों भी हो सकता है, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब दोनों भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही हो। ठीक ना, लेकिन हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं उसमें हम लोग मान के चलेंगे कि कोई एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाकी दूसरा जो है वो रफ सरफेस है। ठीक, अब देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? ये तो हो गया स्फेयर का वो टुकड़ा। अब अगर इस पर कोई एक ऐसा सरफेस हो जाए जो रिफ्लेक्ट करने लग जाए, जैसे मान लो कि कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करने लग जाए, तो अब ये मिरर बन चुका है और अब हम लोग इसको नाम देंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों? क्योंकि पहला तो मिरर है तो मिरर बोलना पड़ेगा। और कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि अब कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा ही कुछ कॉन्केव के साथ होगा। अगर कॉन्केव सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाए, ठीक ना, यानी कॉन्केव सरफेस पे लाइट डालो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि मिरर क्या है? कॉन्केव मिरर है। ठीक ना, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो दूसरा नॉन रिफ्लेक्टिंग है, यानी रफ है। ठीक है, यानी कि या तो हमारा मिरर कॉन्वेक्स मिरर होगा या फिर हमारा मिरर कॉन्केव मिरर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं टर्म्स के ऊपर कि टर्म्स क्या होते हैं, मतलब कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्या टर्म्स है। अच्छा, एक और बात, ये देखो, ये जो है ना, ये एक स्फीयर का हिस्सा है, सर्कल का हिस्सा नहीं है, ये नोट कर लो, ये स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, अब स्फीयर का हिस्सा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ बनाते हैं तो ये एक सर्कल के हिस्से जैसा लगता है। ठीक, तो हाँ वो लगेगा, क्योंकि स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशनल है ना, उसका कुछ हाइट भी होगा, थोड़ा वो उठा हुआ होगा सरफेस से, उसको एक सरफेस पे नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जब तुम एक सरफेस पे बनाओगे तो कुछ इसी टाइप का लगेगा, ये उल्टा डी या सी टाइप का लगेगा, सी या उल्टा सी ऐसा बोल सकते हो। देखो इधर से देखोगे तो यही इतना ही दिखेगा, इतना ही बना पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये एक सर्कल का जैसा लगता है, लेकिन ये असल में ये सर्कल का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है? ये एक स्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टर्म्स के ऊपर। पहला टर्म है हमारा पोल। पोल क्या होता है? ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, उसका कहीं कुछ सेंटर होगा। ठीक ना, उसी को हम लोग नाम देते हैं पोल, और पोल को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक, अब देखो डिनोट करने का तुम किसी भी अल्फ़ाबेट से कर सकते हो, ए से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो, वाई से भी कर सकते हो। ठीक ना, तुम्हारा मन। लेकिन क्योंकि ये पोल जो है वो पी से शुरू हो रहा है, इसलिए सिंपली हम लोग पी से डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक, अगला टर्म है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये क्या है, देखो ये जो हमारा मिरर है वो किसी स्फीयर का हिस्सा है, सर्कल का नहीं, स्फीयर का हिस्सा है, तभी नाम पड़ता है स्फेरिकल मिरर। तो ये जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर का कुछ न कुछ सेंटर होगा, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। ये हमारा स्फीयर था तो इसका सेंटर होगा ही, अंदर सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को हम लोग नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हम नोट करते हैं सी से। जैसे ये देख लो, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इस डायग्राम में ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ऐसे एक स्फीयर रहा होगा और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, यानी ये सेंटर है ये, ठीक। अब इस सेंटर के बारे में एक खास बात है, वो ये कि कोई भी लाइन जो इस सेंटर से पास होता हुआ मिरर को किसी पॉइंट पर हिट करेगा, जैसे ये वाला लाइन, ये लाइन ये सेंटर से पास हो रहा है, यानी सेंटर, यहाँ तो सेंटर से खैर ओरिजिनेट ही हो रहा है, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं है, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक। तो कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होगा और मिरर के किसी पॉइंट पर हिट करेगा, वो उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर होगा, यानी ये लाइन जो है वो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, देखो ये तुम पढ़े होगे मैथ्स में कि कोई भी जो सर्कल होता है उसके सेंटर से हम कोई लाइन बना दिए जो कि उसके बाउंड्री को टच कर रहा है, यानी बेसिकली हम एक रेडियस बना दिए, ठीक ना। तो वो जो रेडियस होगा वो जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है सर्कल के बाउंड्री को, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो वो रेडियस इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री बनाएगा वो। अच्छा, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, पॉइंट पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? पॉइंट तो बहुत छोटा सा होता है ना, तो उस पर परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है? उस पर परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि वो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर है, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो ये वाला जो लाइन है ब्लू कलर का, ये लाइन इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालोगे इस तरह से, ठीक ना, तो उसके परपेंडिकुलर होगा ये लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है। अब बताओ, देखो ये वाला लाइन जो है ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? हाँ, ये भी परपेंडिकुलर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, हाँ कर रहा है। हिट किस पॉइंट पे कर रहा है? तो इस पॉइंट पे हिट कर रहा है मिरर को, तो हाँ इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, यानी ऐसे एक टेंजेंट बनेगा तो उसके परपेंडिकुलर होगा। अब देखो मिरर्स के केस में परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है? नॉर्मल होना। मिरर के केस में हम लोग बस शब्द बदल देते हैं, परपेंडिकुलर यूज़ ना करके हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन ये मिरर पे नॉर्मल है, ये लाइन मिरर पे नॉर्मल है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ मिरर को टच करता है, वो मिरर के उस पॉइंट पे एक नॉर्मल होता है। यही है हमारा दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। पहला क्या कि ये सेंटर है, दूसरा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करके मिरर को हिट करेगा तो वो नॉर्मल है, ठीक। अब देखो ये वाला लाइन जो है ये, ठीक ना, ये वाला लाइन ये जो सी से पी तक पास कर रहा है, ये ब्लैक वाला, ये क्या है, ये नॉर्मल होगा या नहीं होगा? तो देख लेते हैं। नॉर्मल होने के लिए क्या चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए, हो रहा है? हाँ हो रहा है। मिरर को हिट करना चाहिए, हिट कर रहा है? हाँ हिट कर रहा है। कहाँ हिट कर रहा है? पोल पे। खैर ठीक है, तो मिरर को हिट कर रहा है, यानी कि सेंटर से पास हो रहा है, मिरर को हिट कर रहा है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल है। किस पॉइंट पे नॉर्मल है? तो इस पॉइंट पे नॉर्मल है। ये पॉइंट कौन सा है? पोल है, ठीक है ना। अच्छा देख लो, ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यानी कि वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता हो। यहाँ पर भी देख लो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है ये लाइन, ठीक ना, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये खास लाइन है, ठीक है ना। चलो अब अगला टर्म है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, ठीक। ये होता क्या है? देखो जो स्फीयर था उसका सेंटर था, ठीक, उसका कुछ रेडियस भी होगा, स्फीयर है तो रेडियस तो होगा ही, तो उसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? ये मिरर के किसी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी, जैसे ये रेडियस है, हाँ है। मिरर के किसी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी, ये भी रेडियस है। अच्छा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो दूरी होगा वो भी रेडियस होगा। पोल भी तो मिरर का कोई पॉइंट है ना, और ये तो सेंटर है, तो ये भी रेडियस होगा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, देखो ये दूरी रेडियस हो गया, ठीक ना। उसी तरह यहाँ पर ये दूरी भी रेडियस हो गया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए, इसको डिनोट करते हैं आर से। अगला टर्म है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हम लोग देख लिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता हुआ एक लाइन है, ठीक है। और इसके बारे में भी वही कि इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल, ये भी हम लोग देख लिए। अगला टर्म है हमारा फोकस। फोकस क्या होता है? देखो ये एक रे डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी बस समझ लो कि ये एक मिरर है और इस पर ये सब ढेर सारा लाइट का रे, बेसिकली 4 लाइट रे है, ठीक ना। तो 4 लाइट रे हिट कर रहा है इस मिरर को, ठीक। अब देखो हम लोग यहाँ पर मान करके चल रहे हैं कि ये जो चारों लाइट रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं,
ठीक ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पैरेलल हैं, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, जैसे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाला देखो ब्लैक वाला लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल है ये लाइन। ठीक, ये वाला लाइन भी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये जितना भी ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये चारों ब्लू लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब क्या कि हर पॉइंट पे मतलब हर जगह दूरी बराबर रहेगी। यहाँ पे भी दूरी सेम, यहाँ पर भी दूरी सेम, इधर भी दूरी सेम, इस तरह से। ठीक ना। तो देखो फोकस क्या होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारे रेज जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे होते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट करते हैं। ठीक, जैसे इस इमेज में क्या है, इस इमेज में ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आ रहे हैं और जब रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं तो सब एक जगह जाकर के मीट कर जा रहे हैं। देखो इस पॉइंट पे, इस एफ वाले पॉइंट पे, इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मीट करने वाला बात है ना कि रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज एक जगह जाकर के मीट कर जाएंगे और उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, ये सिर्फ कॉन्केव मिरर के केस में होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है ना कि ये लाइट रेज मीट नहीं करती हैं। होता क्या है कॉन्वेक्स मिरर में, ये कॉन्वेक्स मिरर में जब ये सब पैरेलल जाती हैं एक दूसरे के, देखो ये चारों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सब डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज का मतलब क्या है कि एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, देख करके लग रहा है कि कभी भी ये लोग आगे जा करके मीट करने वाला है, नहीं मीट करेगा ये सब। ठीक ना। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब तुम यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ से आँख लगा करके देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये सारा रेज किसी एक पॉइंट से निकल करके आ रहे हैं। ठीक ना। देखो तुम तो सिर्फ इतना ही दूरी से आते हुए देख रहे हो, ठीक ना, लेकिन जब तुम देखोगे इसको तो असल में तुमको ऐसा दिखेगा कि ये सारे रेज इधर पीछे कहीं से आ रहे हैं, पीछे से, इधर पीछे से कहीं, इधर पीछे, इधर पीछे, और तब फिर तुमको लगेगा कि अरे ये सारा रेज, चारों रेज तो जाकर के एक जगह मीट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, तो फोकस क्या हुआ, द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट और अपीयर टू बी इमर्जिंग फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो वो असल में किसी पॉइंट पर मीट करे या ऐसा प्रतीत हो कि किसी एक पॉइंट से वो सब निकल करके आ रहा है, इमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ऐसा प्रतीत हो, इट अपीयर्स दैट द रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ठीक ना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। अब देखो कॉन्केव मिरर के केस में जो फोकस होता है वो रियल होता है। रियल मतलब क्या कि जो लाइट रेज है वो असल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर देख लो ये सब तो रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर का केस होता है उसमें जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब क्या कि नकली, यानी कि जो लाइट रेज है वो असल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि पीछे दूर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं, असल में मिरर के पीछे थोड़ी कुछ है। ठीक है, तो इस केस में जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा। ठीक ना, तो रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, रियल मतलब क्या, असल में लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगे, और वर्चुअल मतलब क्या, असल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोकस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो फोकस को हम लोग रियल लाइफ में भी देख सकते हैं इस छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से। यहाँ पर तुम क्या करना कि कॉन्केव मिरर लेना, ठीक है, चम्मच ले सकते हो या कोई थोड़ा अच्छा सा कटोरा, ठीक ना, जो कि थोड़ा इस टाइप का हो, तो एक कॉन्केव मिरर लेना, धूप में उसको ले जाना और फिर उसको मतलब इस तरह से एडजस्ट करना। एक छोटा पेपर भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ये पेपर, ठीक ना, और फिर इस दोनों के पोजीशन को इस तरह एडजस्ट करना कि जो सन का जो लाइट रेज है वो तुमको एक ब्राइट स्पॉट मिल जाए, यानी सारे लाइट रेज एक जगह पर आकर के मीट कर जाए। ठीक ना, इस तरह से इसको एडजस्ट करना, तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी आगे ले जाओगे कभी पीछे ले जाओगे डिस्टेंस देख करके। ठीक ना, तो तुमको ऐसा पता चलेगा कि वो सारी रेज एक जगह पर आकर के मीट कर रही हैं। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है फोकस और पी के बीच का डिस्टेंस, यानी फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। यहाँ देखो ये रहा, पी से एफ तक का जो दूरी है ये है हमारा फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। ये पी से एफ तक का जो दूरी है ये है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, एक लेंथ है, इसका कुछ वैल्यू होगा 5, 6, 7, 8 इस तरह से, सेंटीमीटर या मीटर इस तरह से कुछ वैल्यू होगा। अब देखो अगला है हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखो अभी तक हम लोग दो टाइप के डिस्टेंस के बारे में पढ़े हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा फोकल लेंथ। बाकी सब तो पॉइंट था, पी एक पॉइंट है, एफ एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है। डिस्टेंस हम लोग दो पढ़े हैं, पहला फोकल लेंथ, दूसरा रेडियस। ठीक ना, तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है r = 2f।
क्या, रेडियस जो होगा वो फोकल लेंथ का डबल होगा, ये मीनिंग है इसका, आर रेडियस एफ फोकल लेंथ। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस जो होगा वो 2 × 5 होगा, 2 × 5 यानी क्या 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस का हाफ हो जाएगा। ठीक ना, ये 2 नीचे आ जाएगा इधर, तो F = R/2 आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगला टर्म है हमारा अपर्चर। ये क्या होता है, देखो अपर्चर का ये डेफिनेशन है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। ठीक, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कुछ कॉनकेव मिरर है ये। ठीक ना, ये कॉनकेव मिरर है मान लो। ठीक ना, तो कॉनकेव मिरर है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर कुछ अंदर वाला होगा। ठीक है, अब देखो इसको जब तुम ऊपर से देखोगे ना, इस मिरर को साइड से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, जब ऊपर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक ना, यानी ये वाला जो सर्कुलर आउटलाइन जो है ये, ठीक ना, ये जो बाउंड्री है ये तुमको यहाँ पर एक सर्कल जैसा दिखेगा। ठीक ना, बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कटोरे को भी देखो ऊपर से तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आए बात समझ में, यहाँ पर ये कर्व था। ठीक ना, तो उसके बारे में कुछ मतलब फिर इस कर्व्ड सरफेस से अपर्चर को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर से देखेंगे और तब हम लोगों को ये बिल्कुल एक सर्कुलर टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखेगा। ठीक है, असल में सर्कुलर नहीं है, असल में ये थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है, लेकिन ऊपर से देखने पे ये जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है वो सर्कुलर दिखेगा और उसका ये आउटलाइन है, सर्कुलर आउटलाइन। ठीक है, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो डायामीटर है ये, इसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में कहाँ होगा अपर्चर, ये है। देखो इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना, यही अपर्चर होगा। देखो ये जो चीज़ है, ये जो इसका बाउंड्री था, यही हम लोग को ऊपर यहाँ ऐसे सर्कुलर दिखा, तो डायमीटर अपर्चर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो, ये हो गया अपर्चर। ठीक, इस इमेज में यहाँ पर इस इमेज में ये है अपर्चर। ठीक है, फिर से वही बात, अपर्चर क्या, तो देखो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और इसका जो ऊपर वाला एंड है और नीचे वाला एंड है, इस दोनों को जोड़ दो तो अपर्चर बन गया। यहाँ पर भी तो वही किया था ना, ऐसे मिरर था हमारा ऐसे, तो उसका ऊपर वाला एंड लिया, नीचे वाला एंड लिया, जोड़ दिया तो अपर्चर बन गया। तो अपर्चर क्लियर है। ठीक, अब अपर्चर से रिलेटेड एक खास बात वो ये कि अपर्चर जो होता है वो जो हम लोग कंसिडर करेंगे अपने केस में 10th क्लास के लेवल पे, वो जो हमारा अपर्चर होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफ़ी छोटा होगा। ठीक, अपर्चर इज़ मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के इमेज में देखो, ये जो हमारा रेडियस है सी से पी तक का जो दूरी है, ये जो रेडियस होगा इससे काफ़ी छोटा अपर्चर लेंगे हम लोग। ठीक, जैसे यहाँ देखो इस केस में अपर्चर ये हो गया, एम और एन पॉइंट को जोड़ दो तो अपर्चर बन गया। ठीक, और ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, अब हमारे केस में देखो जो अपर्चर है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, कंपेरेबल है दोनों, रेडियस और अपर्चर काफ़ी कंपेरेबल है इस डायग्राम में। ठीक ना, इस डायग्राम में काफ़ी कंपेरेबल है, लेकिन हम लोग ऐसा मान करके चलेंगे कि जो हमारा जो अपर्चर होगा वो काफ़ी छोटा है। ठीक, अच्छा ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है ना कि जब अपर्चर काफ़ी कंपेरेबल हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो ये जो फोकस है वो एक शार्प पॉइंट नहीं होता है। कहने का मतलब क्या कि मान लो कि अपर्चर जो है अभी वो बहुत छोटा है। ठीक ना, ये अपर्चर बहुत छोटा है। ठीक, तो अपर्चर जब बहुत छोटा होगा तो उस केस में ये सारा जो पैरेलल रेज है ना वो एक शार्प पॉइंट किसी एक सिंगल पॉइंट पे आकर के मीट करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम अपर्चर को बड़ा रख दोगे जैसे यहाँ पर है हमारे केस में, ठीक ना, मतलब इस डायग्राम में हमारे केस में तो हम लोग छोटा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम में बड़ा बन गया है। ठीक है ना, तो इस डायग्राम में ये जो इस टाइप का अगर मिरर रहेगा तो ऐसे में क्या होगा ना कि ये सारा रेज जो है वो एक जगह पर मीट नहीं करेगा, वो एक रेंज में मीट करेगा। यानी मान लो कि कुछ रे यहाँ से पास हो गया, कुछ रे इधर से पास हो गया इस पॉइंट से कुछ रे इधर से, यानी कि ये छोटा सा एक रेंज मिल जाएगा। ठीक ना, यानी कि एक शार्प फोकस नहीं मिलेगा, एक रेंज में मिलेगा। ठीक ना, इसलिए हम लोग मान करके चलेंगे कि भाई हमको आसान रखना है, हमको एक शार्प फोकस चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो अपर्चर को बहुत छोटा ले लो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपेयर में। अच्छा ये अपर्चर हम लोग कम करते कैसे हैं, इस तरह से करते हैं। देखो ये अगर हम लोग मिरर को सिर्फ इतना ही रख लें तो देखो रेडियस तो उतना ही रह गया, लेकिन अपर्चर जो है वो छोटा हो गया। और छोटा करना चाहते हो तो ऐसा कर लो, देखो रेडियस अभी भी उतना ही है लेकिन अपर्चर छोटा हो गया। इसका मतलब क्या कि मिरर को हम लोग सिर्फ इतना ही हिस्सा लेंगे। ठीक ना,
पहले हमारा मिरर पूरा था, ये एम से एन तक इस तरह से पूरा था, लेकिन अब हम लोग मान करके चल रहे हैं कि जो अपर्चर है वो सिर्फ इतना ही रहेगा, यानी मिरर जो है वो इतना ही रखेंगे हम लोग, इतना छोटा सा, ठीक है। तो रेडियस उतना ही रहा लेकिन अपर्चर छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपर्चर को छोटा कर सकते हैं, और करने के पीछे लॉजिक ये है कि हम लोग चाहते हैं कि एक शार्प फोकस मिले। अगर हम लोग बड़ा रखेंगे अपर्चर तो एक शार्प फोकस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपर्चर का कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। नोट्स जो हैं इस लेक्चर के, जो पीपीटी वाला नोट्स और इसके अलावा एक और हमारा जो अलग से नोट्स है, ठीक, वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए चेक कीजिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए आप। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।